पारस आज निम्रा अहमद किस्त नंबर 15। क्या आपने सब समझ लिया? पारस कुर्सी से उठकर पर्स उठाते हुए बोली थी। फाइज ने सर हिलाते हुए मेज से अपने कागजात समेटे। मैं तमाम ईमेल्स कर दूंगा। इस महीने की रिपोर्ट जिसका जिक्र मैं कर रहा था वह सुबह आपकी मेज पर रख दूंगा। आप पढ़कर मुझे बता दीजिएगा। इसने अपने बिखरे कागज बारी बारी फाइल में लगाने शुरू किए। पारस जल्दी जल्दी अपनी चीजें उठा रही थी। मोबाइल, बैग, कार्ड्स, फाइल्स के हाथ इतनी ही सुस्त रवि से चल रहे थे। ओके, शुभ मुलाकात होती है। फिर पारस ने पर्स कोनी से लटकाया, कंधों से स्याह शाल ठीक की और फोल्डर उठाए ऑफिस के क्लास डोर की तरफ बढ़ी। फाइज ने एक खामोश नजर इस पर डाली और सुस्त रवि से अपनी फाइल बैग में डालने लगा। पारस ने दरवाजा खोला। बाहर निकलने से कबल एक दफा मुड़कर देखा। फाइज बैग की जिप बंद कर रहा था। जिप फंस गई थी, जैसे वो जरा एहतियात से दोबारा पीछे करके चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। पारस बाहर चली गई। इससे निकलते ही फाइज ने जिप तेजी से बंद की, मगर तब तक नहीं हिला जब तक पारस कॉरिडोर में दूर गायब होती ना दिखाई दी। जैसे ही वो आगे मुड़ी, फाइज तेजी से मेज के पीछे आया। इसका हाथ बिला इरादा साइड टेबल से टकराया। रिजवान हयात की तस्वीर का फ्रेम सर के बल गिरा, मगर वो बिना रुके पंजों के बल जमीन पर बैठा और मेज की दराजें बारी बारी खोलना चाही। तीनों दराजें लॉक्ड थी। इसने गर्दन ऊंची करके मेज के पार देखा। शीशे के दरवाजे के आगे कॉरिडोर खाली था। वो दोबारा दराज खोलने की कोशिश करने लगा। वो मुकम्मल तौर पर बंद थी। इसने जेब से एक पिन निकाली और दो उंगलियों में महसूस महारत से पकड़े ऊपर वाली इस दराज की होल में डाली। अब वो कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज पिन को हिलाता। वो जैसे मुकम्मल तकनीक के मुताबिक इसे खोलने की कोशिश कर रहा था। पारस ने लिफ्ट में कदम रखा तो ऑपरेटर सीधा खड़ा हो गया और माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया। ग्राउंड फ्लोर कहकर वो संजीदा चेहरे के साथ दीवार से लगी खड़ी हो गई। ऑपरेटर ने जी का बटन दबाया। फाइज ने लॉक का आखिरी चक्कर मुकम्मल किया और दराज खींची। वो बाहर निकल आई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। इसने अंदर मौजूद तमाम फाइल्स बाहर निकाली और मेज पर रखी। फिर गर्दन ऊंची करके देखा। कॉरिडोर खाली था। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर की तरफ गामजन थी। पारस इसकी चमकती सिल्वर लोहे की दीवारों में अपना अक्स देखती खामोशी से खड़ी थी। लिफ्ट ने जमीन को छुआ और दरवाजे हंसकी आवाज के साथ खुले। ऑपरेटर मुअद्दब सा सर झुकाए एक तरफ को हुआ। पारस बाहर निकली। फाइज ने दराज पूरी बाहर निकाली, यूं कि निचली दराज के अंदर मौजूद कागज भी नजर आने लगे। इसने हाथ से इस हला में डालकर वो सब कागज भी निकाले और मेज पर रख। अब वो उठ खड़ा हुआ और जेब से डिजिटल कैमरा निकाला। इसका मैक्रो शूटिंग मोड ऑन किया और फाइल के सफ़े पलटता तस्वीरें बनाने लगा। पार्स तेज कदमों से चलती होटल से बाहर निकली। रवि शबूर करके वो गेट के अंदर खड़ी स्याह कार तक आई। ड्राइवर ने तेजी से पिछली सीट का दरवाजा खोला। अंदर बैठते हुए पारस ने गिरेबान पर हाथ लगाया कि ऐनक उतार कर आंखों पे वो रुक गई। इसके ग्लासेस गिरेबान पर नहीं अटके थे। पारस ने हाथ से गर्दन को छुआ, उलझ कर सोचा, फिर पलटकर ऊपर देखा। एक मिनट, हाँ मैं कुछ भूल गई हूँ। मैं ले आऊँ मैडम? नहीं, मैं खुद जाती हूँ। वो तेजी से वापस पलटी। क्लिक 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 की आवाज के साथ वो धड़ाधड़ तस्वीर बना रहा था। 2 फाइल्स हो चुकी थी, 3 अभी बाकी थी। वो अब कॉरिडोर को भी नहीं देख रहा था, बस तस्वीर बनाने में मसरूफ था। पारस कॉरिडोर में चलती लिफ्ट तक आई। इस पल इसने 4 अफराद को लिफ्ट में खड़ा देखा और इसी पल लिफ्ट के दरवाजे बंद होते हुए बाहर सुर्ख खरूफ में लिफ्ट के ऊपर जाने का इशारा नजर आ रहा था। ओह, इसने बेबसी से बंद लिफ्ट को देखा, फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। फाइज ने चौथी फाइल अब शुरू की थी। इसके चेहरे पर पसीना था, दिल धड़क रहा था, मगर वो तेज रफ्तारी से सारा काम अंजाम दे रहा था। पारस सीढ़ियां चढ़ रही थी, एक फ्लोर, दूसरा, तीसरा। फाइज ने आखिरी फाइल के अख्तामी सफ़े खत्म किए। सारी फाइल्स को तरतीब दी और दराज में डाली। निचले वाला लॉकर को पहले डाला, फिर ऊपर वाली दराज वापस इसकी जगह में खिसकाई और ये करते हुए झुकाई ताकि किनखियों से इसे दरवाजे के पार कॉरिडोर में स्याह रंग की झलक दिखाई दी। वो दराज बंद करके उठा नहीं, झुके झुके मेज की दूसरी जानिब गया और रिजवान हयात की तस्वीर उठाते हुए सीधा हुआ। इसे नजर आ रहा था कि पार दरवाजा खोलकर अंदर आ रही है, मगर इसकी तरफ देखने की बजाय बज़ाहिर बेखबर सफाई ने तस्वीर सीधी टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाला, इसकी सतह साफ कर इसे इसकी जगह पर सेट करके रखा। आप गए नहीं? पारस की हैरान सी आवाज में वो चौंक कर पलटा, फिर मुस्कुराया। जी मैडम, मैं जा रहा था, मगर कॉरिडोर से देखा कि तस्वीर जगह पर नहीं रखी। करीब आया तो देखा इस जमीन पर गिरी पड़ी है। मुझे अच्छा नहीं लगा आपके बगैर आपके ऑफिस में दाखिल होना अच्छी हरकत नहीं है, मगर मुझे आपकी डांट मंजूर है, इस तस्वीर की बेहुरमती नहीं। एक ऐसा शख्स की दी हुई तनहा से मेरा घर का चूल्हा जला है, मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता। इसने उदास मुस्कुराहट के साथ कहते हुए पारस को देखा। वो जैसे इसे देखकर चौंकी थी, मगर वजाहत सुनकर इसने तने अज़ाब ढीले पड़ गए। इसने समझकर सर हिला दिया। फाइज अपने बैग संभालता बाहर निकल गया। पारस कदम चलती इस तस्वीर तक आई। इसने ग्लासेस साथ रखे थे, मगर इसने इन्हें नहीं देखा, बस तस्वीर उठाई।
दोनों हाथों में फ्रेम पकड़े वो इस चेहरे के करीब किए देखने लगी। फ्रेम चमकते शीशे में इसका अक्स नजर आ रहा था। मुस्कुराते हुए रिजवान हयात के चेहरे पर मध्यम सा इसका चेहरा और इन दोनों चेहरों के दरमियान एक तीसरा अक्स उभरने लगा। सुनहरी झिलमिलाहट, नीले पानी पर चमकती झिलमिलाहट, अक्स दर अक्स। स्विमिंग पूल का नीला पानी सुनहरी धूप में चमक रहा था। दूर से पता नहीं चलता था कि पानी जमा हुआ है या नहीं पिघला हुआ है, शायद बर्फ के टुकड़े अंदर तैर रहे थे। होटल के ब्लॉक्स की छतें, गुजरगाहों के तरफ लॉन की घास, गर्द, हर जगह बर्फ की तह थी। धूप 4 दिन बाद निकली थी। कुछ मेहमान पूल के गिर्द आरामदेह कुर्सियों पर बैठे थे, कुछ सर्दियों में गर्मी का मजा चखते टहल रहे थे। ऐसे में एक सादा शलवार कमीज पहने, एक ढीला जूड़ा बनाए, सिल्वर बालियों वाली लड़की अपना बैग उठाए अंदर से बाहर आती दिखाई दी। इसकी चाल धीमी और चेहरे पर थकान थी, जैसे सारी रात की जागी हुई अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रही है। वो इमारत के साथ साथ चलती जा रही थी जब एकदम रुकी। स्विमिंग पूल के एक तरफ कुर्सी पर जैकेट और ट्राउजर जैसे आरामदेह हुलिये में मलबूस रिजवान हयात अखबार पढ़ रहे थे। इनके दाएं तरफ छोटी मेज पर जूस का गिलास रखा था। काफी फासले पर एक वेटर बज़ाहिर गमले ठीक करता इनकी तरफ मुतवज्जा था कि कब वो इशारा करे वो हाजिर हो। पारस चंद लम्हे रुककर देखते रहे, फिर झुके सर के साथ चलती इन तक आई। सर, इसकी आवाज़ धीमी थी। रिजवान ने ऐनक के ऊपर से इसे देखा, फिर हाथ से करीबी कुर्सी की जानिब इशारा किया। वो बैठी मगर ऐसे के आगे होकर किनारे पर टिकी थी। आपने पैसे भिजवाए थे सर, वो अब इन्हें देखते हुए कह रही थी, मगर इन उठी निगाहों में भी झुकी नजरों जितनी नदावत थी। मिल गए थे। वो अखबार पढ़ते रहे। कलमों की सफेद बाल, आंखों को धीमा तासुर। वो मामूली नकूश के हामिल थे मगर फिर भी ग्रेसफुल थे, बहुत ग्रेसफुल। जी, पारस ने बहुत हिम्मत मुजतमा की। आपने वो क्यों भिजवाए सर? क्योंकि आपको जरूरत थी। साथ ही उन्होंने सफा पलटा। सर, मुझे मुझे कहने दीजिए कि मेरी वालदा ने आपसे झूठ बोला था। शकील कर्ज की रकम अरसा हुआ अदा कर चुका है। ना गुंडे थे, ना ही उन्होंने इसे जख्मी किया। ये रकम वो बस कारोबार में लगा देगा या उड़ा देगा, और मैं पता नहीं कितने साल ये कर्ज अपने खून से उतारती रहूंगी। मुझसे छोटे मेरे 2 बहन भाई हैं, सवेरा और फैजान। वो रुंधी हुई आवाज में एतराफ और इंसाफ कर रही थी कि रिजवान हयात किसी खबर को बहुत इन हमाक से बढ़ते हुए बोले। पारस रुक गई। लम्हे भर को इससे लगा कि उन्होंने ये फिक्रा अखबार से पढ़कर सुनाया है। अगर आप इन दोनों से रिजवान हयात के बारे में पूछे तो वो कहेंगे हमारे भाई जी एक मेहरबान, नरम दिल, सच्चे, जल्द एतबार करने वाले और एक अहमक आदमी हैं। वो दुरुस्त है, मैं मेहरबान भी हूँ, नरम दिल, सच्चा, जल्द एतबार कर लेने वाला भी हूँ। मगर उन्होंने अखबार लपेटकर पारस को देखा और जरा सा मुस्कुराया। मगर अब मैं अहमक नहीं हूँ, ना ही कभी था। पारस बस इन्हें देखती रही, चुप, उलझी हुई सी। मैं किसी को 5,000 देने से पहले भी तहकीक कराता हूँ, फिर चाहे 5 लाख हो या 5 करोड़। मैं किसी की जुबान पे एतबार करके नहीं थमा देता। क्या लगता है आपको, आपके मेरे ऑफिस से निकलते हुए मैंने आपके सारे खानदान को, सौतेली माँ, सौतेले भाई, बल्कि सौतेली माँ के बेटे को, इसका जेल रिकॉर्ड, गैर कानूनी दुबई जाना, सब नहीं खंगाला होगा? मैं सब जानता हूँ मिस। वो मुस्कुरा रहे थे, फातिहाना नहीं, नरमी से, सादगी से। तो फिर आपने क्यों दी हमें वो रकम? वो जरूरत थी, आपको जरूरत नहीं। लग्जरी और थी, और इस कर्ज को मैं लंबे अरसे तक उतार सकूंगी। हर माह तनख्वाह से एक भारी कटौती, फिर लामहदूद मुद्दत के लिए यहाँ काम करना, बाउंड होकर। मैं तो सेविंग भी नहीं कर पाऊंगी सर। वो यही सब कुछ आपकी वालदा को भी मालूम होना चाहिए। उन्होंने जूस का ग्लास उठाया और सब सिप लेकर वापस रखा। ठंडा जूस, ठंडा मौसम, पूल का ठंडा पानी, क्या मतलब सर? मैंने वो कर्ज आपको जाती तौर पर दिया है, होटल की तरफ से नहीं। आपकी तनख्वाह से वो अदा नहीं होगा। 10 साल बाद आप मुझे यकमुश्त अदायगी करेंगी, मगर तब तक आप अपनी वालदा को ये तासुर दे सकती हैं कि अदायगी आपकी तनख्वाह से हो रही है। यूँ आप अपनी जाती सेविंग भी कर सकेंगी और आपको मजीद किसी जगह से कर्जा लेने पर मजबूर नहीं कर सकेंगी। पारस, अगर मैं आपको कर्जा ना देता तो आपको कहीं और ले जाती, तब आप क्या करती? वो खामोश हो गई। सब समझ आ गया था, सवाए एक बात के, मगर आप मेरे ऊपर यह एहसान क्यों कर रहे हैं? रिजवान हयात ने आईब्रो झुकाए और ग्लासेस उतार कर साइड टेबल पर अखबार के साथ रखे। फिर संजीदगी से इसे देखा। इस रोज लॉबी में आपने कहा था कि लोग हमें इस्तेमाल करते हैं और हम अपना दिल भी तो धो लेते हैं। मुझे आपकी वो बात अच्छी लगी। मैं खुद को इससे रिलेट कर सकता हूँ। नेवर। इसने बेयकीनी से नफी में गर्दन हिलाई। आपको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कभी नहीं। मैं वो हैरानी से हंसे, बिला शिबा। वह हंसते हुए अच्छे लगते थे। मैं तो हर रोज एक्सप्लॉइट होता हूँ, इसमें इतनी बेयकीनी वाली कौन सी बात है? मगर फिर आप मुझे एक्सप्लॉइट होने से क्यों बचाना चाहते हैं? इसे दुख हुआ या गुस्सा चढ़ा वो फैसला नहीं कर सकी। मैं अपनी जिंदगी गुजार चुका हूँ, आपको भी अभी गुजारनी है। मेरा ख्याल है सर, इंसान तब तक अपनी जिंदगी नहीं गुजार चुका होता जब तक कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही हो। मेरी जिंदगी भी इतनी ही पड़ी है जितनी कि आपकी। पारे से नफी में सर हिलाया। वो मुस्कुराकर समझने वाले अंदाज में सर हिलाते रहे। बोले, कुछ नहीं, मगर मैं नहीं मान सकती कि आप जैसे ज़हीन और मजबूत आदमी को कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है। हम जितने मजबूत हो जाएं पारिस, रिश्ते हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। हम ना इनसे भाग सकते हैं, ना भागना चाहते हैं। मैं खुद को इन्हें एक्सप्लॉइट करने देता हूँ, ये देखने के लिए कि मैं आखिरी हद क्या है
और ये देखने के लिए भी कि इनकी आखिरी हद क्या है। वो बस इन्हें देखकर रह गई, सारे अल्फाज जैसे खो गए थे। इस आदमी में एक अजीब वकार और तमकीनत थी। शहर था और 10 साल बाद अदायगी सर। मुझे तो इस बात का कोई चांस नहीं लगता कि 10 साल बाद हम एक दूसरे को ढूंढ भी पाएंगे। एंड दैट्स द होल आइडिया। वो मुस्कुराकर कहते हुए उठ खड़े हुए। पारस ने बुरी तरह चौंक कर इन्हें देखा। यानी वो कर्ज वापस लेना चाहते ही नहीं थे, वो इनका पुकारना चाहती थी मगर नहीं पुकार सकी। रिजवान है आज जैकेट की जेबों में हाथ डाले पूल के साथ साथ चलते दूर जा रहे थे। वो बस इन्हें देखती रही। पूल का पानी सुनहरी रोशनी में चमकता रहा, जैसे नीले पत्थर पे सोने के पानी की तह चढ़ा दी गई हो, जैसे आसमान का अक्स नीले आईने में सुनहरी दिख रहा हो। पारस ने सर झटक फ्रेम वापस रखा, फिर आगे आकर अपने ग्लासेस उठाए और चंद कदम दरवाजे की जानी बढ़ी। ही थी कि रुक गई, यूं जैसे आगे किनारे से इसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो इसे खटका हो। वो उल्टे कदम वापस और मेज की दराजों के पास रुकी। ऊपर तले के 3 दराजें बंद पड़ी थी। अलबत्ता पहली दराज के दराज से कागज का टुकड़ा झांक रहा था, जैसे फाइल अंदर डालते हुए इसका किनारा फंस गया हो। पारस ने दराज बाहर को खींची, वो खुल गई। ऊपर वाली फाइल इसने ठीक से अंदर की और अब दराज वापस बंद की। फिर निचली दराज देखी, वो लॉक्ड थी। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई, आंखों में तशवीश उतर आई। मैंने खुद ये दराज लॉक की थी, किसने खोली? वो खुद से बड़बड़ाई। फिर बेख्तियार सर उठाकर कॉरिडोर को देखा, वो अब खाली था। फाइज कब का जा चुका था। पारस ने तेजी से रिसीवर उठाया, एक नंबर मिलाया, फिर ऑपरेटर से किसी ख्वाजा तारिक साहब से बात करने की दरखास्त की। करीबन 5 मिनट बाद वो इनसे हम कलाम थी। ख्वाजा साहब, मैं मिसिस पारिस रिजवान हयात बात कर रही हूँ। जी मिसिस पारिस, कैसी हैं आप? कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे एक फाइज हसन के बारे में मालूमात लेनी थी। वो पहले आपकी यानी लाहौर वाली ब्रांच में काम करते थे, अब मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। वो बात करते हुए मुस्तरब सी वाली पे उंगली फेर रही थी। जी पूछें, क्या आप इनसे वाकिफ हैं? किस किस्म के इंसान है फायद साहब? जी मैं इन्हें जानता हूँ, मेरे अंडर काम करते थे। बहुत शरीफ और जानतदार है, मेहनती भी बहुत है। इनके घर में इनके अलावा कमाने वाला कोई नहीं है। इनकी बहनें। वो चंद मिनट तक सुनती रही। इसके चेहरे पर इत्मीनान उतरने लगा, फिर भी पेशानी का एक बल वही था, जो कुछ था जो इसे खटक रहा था। आपको लगता है कि फायद साहब अपने पुराने बॉस के लिए अपने नए बॉस की जासूसी करने के अहल हैं? इसने फैजान और पारस को कॉरिडोर में कहा। नहीं, हरगिज नहीं। मैं यकीन कर लूँ हाजा साहब के जो आप कह रहे हैं वो अपने मुकम्मल ईमान के साथ कह रहे हैं, और ये सब आपको फैजान साहब ने कहने को नहीं कहा। ख्वाजा साहब बुरी तरह चौंके और गड़बड़ाए, मगर अपनी आवाज़ को उन्होंने हमवार रखा। रिजवान साहब मुझ पर एतबार करते थे, आप भी कर सकती हैं। इस बात पर पारस की पेशानी का आखिरी बल भी गायब हो गया। वो एकदम शांत सी हो गई। इसने समझ कर सर हिलाया। फोन बंद करके इसने दराज को देखा और फिर अपनी चाबी निकाल कर इसे लॉक किया। मैं भी पैरानोइड होती जा रही हूँ, खुद लॉक करना भूल कर दूसरों पर शक करने लगी हूँ। खुद को खफा अंदाज में मुखातिब करके वो उठ खड़ी हुई।